नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। कुछ शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं होती। आज ऐसे ही एक शख्सियत को हम पूरे देश से अवगत कराएंगे, जो कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, जिनका राजनीतिक सफर मथुरा से शुरू हुआ। उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार ब्लॉक प्रमुख बने। 2019 में मथुरा से राष्ट्रीय लोक दल से लोकसभा प्रत्याशी रहे। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ कुंवर नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी पब्लिक लाइव में। धन्यवाद। और मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यह है नरेंद्र जी कि 2019 जो लोकसभा का जो चुनाव था, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कितनी बड़ी उपलब्धि थी आपके लिए? क्योंकि सामने बीजेपी के स्टार हेमा मालिनी वहां से खड़ी थी, मौजूद थी। जी नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ी स्टार है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और वो सामने थी। लेकिन वो यहाँ पहले भी 5 वर्ष है लोकसभा की प्रतिनिधि, लेकिन उनसे कोई काम मथुरा के डेवलपमेंट के जैसे होने चाहिए थे। इतनी वो इन्फ्लुएंशियल थी, कैपेबल थी, स्मार्ट थी, सब बात सारी उन पे फैसिलिटीज और उनकी क्रेडिटेबिलिटी थी, लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं पाई। और आई एम सॉरी टू से वो 43 मिनट पिछले 5 वर्षों में बोली पार्लियामेंट में, ओनली 43 मिनट्स। और उसमें भी उन्होंने मथुरा के बारे में कोई बात नहीं की। अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोवोक किया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, इंडिया में उसके जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है नरेंद्र जी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंडिया में ही वो अपॉर्चुनिटियां डेवलप हों, उस सब के लिए वो कहती नहीं। लेकिन मथुरा की न तो जमुना प्रदूषण की कोई बात की, न कोई मथुरा के अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मथुरा को एनसीआर में शामिल करने की बात की, न मथुरा को रिलीजियस प्लेस घोषित करने के बारे में बात की। मैं समझता हूँ उन्होंने कोई ऐसा मथुरा का तो टॉपिक ही नहीं लाई वो पिछले 5 साल। और वैसे ही अपना 5 वर्ष चला गया उनका। अपने यहाँ बहुत महोत्सव जरूर उन्होंने एक कराया था, वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बारिश हो गई थी, ओलावृष्टि हो गई थी, लेकिन वो फिर उनको नरेंद्र जी, हेमा मालिनी जी तो अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं कि हमने वहां पे वृद्धाश्रम खोल दिया, अनाथालय और बहुत सारे जो कार्य है जो उन्होंने किया वो बताते हैं। दूसरी जो एक अहम सवाल है नरेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो वायदे किए हैं अभी तक, उसमें कितना प्रतिशत उसमें सफल हुई हैं या बिल्कुल सफल नहीं हो पाई हैं? मेरी समझ में तो नेग्लिजिबल न के बराबर। उसका रीजन ये है कि उनने गांव एडॉप्ट किया था रावल, जो राधा रानी का बर्थ प्लेस है। ठीक है, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, अपनी बात रखें। हाँ, रावल एक गांव है, यहाँ बलदेव विधानसभा में पड़ता है और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, लेकिन राधा रानी का बर्थ प्लेस है। और वहां वो चाहती थी कि उसको, राधा जी के प्रति वो ओतप्रोत भी थी। वृंदावन में पहले भी उन्होंने एक मकान लिया था जब वो कुछ नहीं थी तब। तो मथुरा से लगाव तो है उनका वृंदावन से, लेकिन बातें ही बातें हैं, वो कुछ धरातल पे कुछ नहीं हुआ। वहां एक तो कम्युनिटी हॉल बना, वो भी अधूरा है। आज भी आप देख सकते हैं उसको। वाटर पाइपलाइन नहीं पड़ पाई वहां आज तक। मतलब कोई भी ऐसा वहां पे ऐसा रिलीजियस प्लेस डेवलप नहीं हुआ जिससे लोग आकर्षित हों कि भाई हम रावल जाएं। आज भी राधा रानी का जन्म स्थल बरसाने में होता है। बरसाने में उनकी बहुत ज्यादा भव्य दिव्यता से उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो उन्होंने वायदे किए थे कि हम मथुरा को, जो मथुरा रेलवे स्टेशन है, मथुरा जो जंक्शन है, उसको हम आधुनिकीकरण कर देंगे। क्या हुआ? दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि हम रेल चलवाएंगे। क्या उन्होंने पूरा किया? मोनोरेल की भी बात की थी। क्या कुछ ऐसा परियोजना अभी वहां पे स्टार्ट है? नील। उनने एक मोनोरेल के लिए कहा था। वो मोनोरेल चलाने के लिए रिलीजियस प्लेसेस जो है, एक तो गोवर्धन की परिक्रमा में उस मोनोरेल का प्रोविजन था, और एक ये था कि
उसमें आज तक रेलवे लाइन ही नहीं पड़ी है पूरी विधानसभा में। तो उसके लिए उनका प्लान था कि हम मथुरा को सराउंडिंग्स में रेलवे लाइन, वो भी आज तक नहीं कोई डेवलप हो पाया प्रोग्राम। उसका सर्वे भी नहीं हुआ अभी तक। सर्वे भी हुआ था तो क्या क्या आप मानते हैं नरेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है, क्या आप मानते हैं जो केंद्र सरकार की जो योजना थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, क्या वो वायदे या उनके योजना परियोजना कह लें जो अपने माननीय सांसदों के आधार पर उन्होंने किया था, क्या वो पूरा नहीं कर पाए, उसमें विफल रहे? आपको क्या लगता है, चूंकि आप उस क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र को बेहतर समझते हैं, देखते हैं, आप प्रत्याशी रहे हैं, आप जनता के बीच जाते हैं? जी, मेरा तो जन्म ही यही हुआ साहब, मैं तो पैदा ही यहाँ डैम्पियर में हुआ हूँ। मेरी तो जैसे कहते हैं ना, तेरी क्या नार गड़ी है, मेरी तो नार भी यही गड़ी है डैम्पियर में। आई वॉज बोर्न इन हियर। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए विफल आदमी वहां होता है जहां प्रयास करे, कोशिश करे और फिर उसमें सफलता न मिले तो होता है कि आदमी विफल हो गया। जब कोई कोशिश ही नहीं हुई इस दिशा में तो फिर क्या विफल और क्या सफल? आप ये बताइए ना, कोई प्रयास तो हो, कोई यहाँ सर्वे हुआ हो आया। एक मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप ये मानते हैं कि मथुरा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है? जितने भी वहां पे जो सांसद बने, जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, विकास नहीं किया उन्होंने। मेरा निवेदन सुन लीजिए, आपके परिवार के सदस्य भी वहां से सांसद रह चुके हैं नरेंद्र जी, वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कोई अभूतपूर्व कार्य नहीं कर पाए जो कि सदियां याद करें। एक चकलेश्वर सिंह यहाँ हुए, उन्हें रिफाइनरी आ गई थी उनके टाइम में, अब वो उनकी वजह से आई या इंदिरा जी ले आई उसको यहाँ। बहरहाल आज रिफाइनरी है मथुरा में, तो एक उपलब्धि में उनका नाम जुड़ गया है। लेकिन ये लोग सांसद कोई ऐसा उपलब्धि का काम नहीं कर पाए जिससे आने वाली पीढ़ी इनको याद रखे। तो सबसे बड़ी बात ये, देखिए मेरी बात, एनसीआर में नहीं है मथुरा अभी तक। मथुरा से आगे भरतपुर है, वो एनसीआर में है। बुलंदशहर एनसीआर में है। मुजफ्फरनगर जो 250 किलोमीटर है वो एनसीआर में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मथुरा नहीं। मथुरा आज तक तीर्थ स्थल घोषित नहीं हो पाया। अगर मथुरा तीर्थ स्थल घोषित हो जाता तो मैं सोचता हूँ बहुत एड मिलती। और मैं तो हरिद्वार में जाता रहा हूँ 68 से, देखते देखते वो स्वर्ग बन गया हरिद्वार, धार्मिक स्थल घोषित हो गया वो। ये लोग आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि उसको मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित नहीं करा पाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज हमारी यमुना मैली की मैली है। सब लोग जाके जब पर्चा भरने जाते, मैंने भी भरा, हालांकि अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली रिप्रेजेंट करने की, लेकिन हम लोग सब जाते हैं, जमुना मैया का आचमन लेते हैं और कहते हैं भैया तुझे शुद्ध करेंगे। लेकिन आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। तो क्या काम हुआ? यही वो बंद पड़ी हुई है। छाता शुगर मिल वो बंद पड़ी थी, मायावती के टाइम में बंद हो गई वो, और आज उसकी 100 एकड़ जो जमीन है उसे बेचने के लिए, वो तो पॉल्टी चड्डा एक थे, वो मर गए, नहीं तो वो शायद जमीन ही नीलाम हो जाती। तो ये बड़े, और एम्प्लॉयमेंट की आपको मैं एक बात और बताऊं, सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट की। हमारा मथुरा ताज ट्रिपोजियम से में आता है, ताजमहल का जो 80 किलोमीटर का डाया है उसमें। तो यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, वैसे तो ज्यादा थी नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छपाई का उद्योग जो था हमारे यहाँ, साड़ी छपाई का काम, वो बंद हो गया। कल आप बिलीव नहीं करेंगे, 40,000 अनएम्प्लॉय हो गया आदमी, 40,000 जो उन कारखानों में। अच्छा, एक और जो अहम सवाल है नरेंद्र जी, एक और जो अहम सवाल है, मुझे लगता है कि आप बेहतर हैं उसके जवाब देने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। आपके क्षेत्र में इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है, और क्या कोरोना काल में जो आपके माननीय जो सांसद हैं, क्या वहां पे उन्होंने अभी तक क्या किया है, या आपकी पार्टी आरएलडी ने, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने, आपने वहां पे क्या किया है? देखिए, हमने लॉकडाउन के टाइम में पीरियोडिकली यहां भी, अपने गोवर्धन क्षेत्र में भी, मथुरा में भी, क्योंकि अब दूर दूर तो हम नहीं जा पाए कोरोना की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन मैंने यहाँ हजारों लोगों को, अभी परसों मेरी बर्थडे थी, मैंने उस दिन भी गरीब महिलाओं को अन्न वितरित किया है, उनको सब्जी वितरित की है, उनको रसद वितरित की है। तो हमने अलग अलग कैंपिंग करके जगह जगह मास्क भी बांटे लोगों को, और सैनिटाइजेशन के बारे में उनको जागृत भी किया है कि भाई आप लोग इस तरह से मत निकलो, इससे घर से अंदर रहो। उनको एजुकेट करने, मैंने कई बार लाइव टॉक भी दी है, पेपरों में भी दिया है, अखबारों में भी दिया है, सब जगह हम लोग एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं अपनी रिस्ट्रिक्शन के आधार पर। गवर्नमेंट
रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है, भाई आप रोज पब्लिक के कामों के लिए, डीएम मुझसे कहते हैं आप रोज यहाँ चले आते हैं काम करने, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। अब हमें जाना भी पड़ता है, नहीं जाए तो मुश्किल, जाए तो घर वाले कहते हैं आप क्यों बाहर चले जाते हो, घर में रहो, क्वारंटाइन रहो। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब इतनी, हम एक तो बुजुर्ग नहीं है जो घर में बैठ के खटिया पकड़ लें, और पब्लिक के लिए जाएं तो कोरोना का डर लगता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर दिखा नहीं पिछले 8-6 महीने के लॉकडाउन में। मैडम तो आई नहीं है, बॉम्बे से ही नहीं आई, वो तो जब से गई हैं तब से लौट के ही नहीं आई, उन्होंने दर्शन नहीं दिए। एक मैं आपको इंसिडेंस दे रहा हूँ, एक बॉम्बे की फैमिली श्वेता वर्मा यहाँ 16 मार्च से यहाँ पे गोविंद नगर कॉलोनी है, वहाँ आई हुई थी, वहाँ रुकी हुई थी। वो जाने को उनको पास वास नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने शिवसेना के आदित्य ठाकरे से बात करी। तो आदित्य ठाकरे ने, जो प्रियंका चतुर्वेदी आपने नाम सुना होगा, जो अभी राज्यसभा में नॉमिनेट हुई है शिवसेना से, ये हमारे मथुरा की बेटी है। तो आदित्य ने मथुरा का चूंकि जिक्र आया तो प्रियंका जी से बात की, उनने मुझे फोन किया, मैंने फिर डीएम को कांटेक्ट किया और समहाउ और अदर मैनेज करके उस फैमिली को हमने पास दिलवा दिया यहाँ से जाने का बॉम्बे। तो वो जब वहाँ पहुंच गई तो उन्होंने मुझे थैंक्स दिया। तो मैंने कहा आप बॉम्बे पहुंच गए? बोले मुझे मालूम ही नहीं था वो बॉम्बे पहुंच गए, साहब आपके बहुत बहुत नहीं, मुझे नहीं, आप प्रियंका जी को। तो एक वो है जनप्रतिनिधि जो बम्बई में बैठी बैठी मथुरा, बम्बई के लोगों के लिए मथुरा में हेल्प करा रही। एक ये मैडम है जो बम्बई से लौट के ही नहीं आई आज तक, और उसी दिन वो वहां उससे गवर्नर से भी मिली है, महाराष्ट्र के गवर्नर से, लेकिन मथुरा के बारे में कोई बात नहीं की। इतना यात्री यहाँ परेशान हुआ है, प्रवासी मजदूर परेशान हुआ है, 20-20, 25-25 हजार आदमी। ये कोसी है, यहाँ पे कोसी कला बॉर्डर है हमारा हरियाणा का और यूपी का, वहां पर हजारों आदमी था, प्रशासन पूरा था, लोग पैदल जा रहे थे, बड़ी भारी मात्रा में लोग पैदल जा रहे थे। जी नरेंद्र जी, माफी के साथ मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा फ्रेम में रहेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो बिल्कुल बेहतर आएगा। एक और जो अहम सवाल है, जिस प्रवासी मजदूर की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से मुंबई से, महाराष्ट्र से लाखों तादाद में जो प्रवासी मजदूर आए, मथुरा के भी बहुत तादाद में वहां पे लोग थे जो आए होंगे, उनके लिए आपकी पार्टी आरएलडी ने क्या व्यवस्था किया था? देखिए आरएलडी, क्योंकि हम सभी जानते हैं नरेंद्र जी, विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है, अपनी जिम्मेदारी होती है, और उनको भी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना बेहद जरूरी होता है। हमने तो किया, और यहाँ मेरा फार्म भी है, यहाँ बाईपास पे, वहां मैं खड़ा हुआ, उन लोगों को राशन हमने बांटा, पानी दिया। मेरा एक लैंड में नियति हॉस्पिटल बना हुआ है, उन लोगों ने सब उनको सुविधाएं प्रदान की। अब व्हीकल वगैरह तो साहब हम अफोर्ड नहीं कर पाए, आपसे झूठ बोले, कोई हमने व्हीकल दिया हो या ट्रेन में कुछ किया हो, हमने जिनसे कांटेक्ट किया उनको सबको हमने प्रशासन से कह के वाहन बसें मुहैया कराई। ये कांग्रेस वाले भी काफी लगे रहे, लेकिन इनका तो डिस्प्यूट चलता रहा गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन एज सच हमारी पार्टी के लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने काफी हेल्प की। एक मुझे कपिल मिला, 5-6 लोग थे, तो वो पैदल जा रहे थे। मैंने कहा भाई तुम लोग पैदल क्यों जा रहे हो जब गाड़ियां वहां, ट्रेन वहां पे कोसी से हो रही? तो नहीं बाबूजी, हमें तो मरना है, यहाँ मर जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगी हमें कब मर गए, कौन, घर वालों को कम से कम वहां जाके मरे। तो वो पैदल यहाँ से देवरिया, वहां हरदोई तक गए, सॉरी नॉट देवरिया, हरदोई। तो वो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो इतनी 300, 400 किलोमीटर पैदल चल के गाँव घर पहुंचे। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कम व्यवस्था। देखिए एक जो इसमें टेक्निकल मिस्टेक मोदी जी से हुई वो ये हुई कि जो लॉकडाउन था, इनने 24 तारीख को अनाउंस किया है, अगर ये 24 से 29 तक का टाइम दे देते 4-5 दिन का, तो ये जो प्रवासी मजदूर है या हमारे आपके रिश्तेदार हैं, नोन पर्सन हैं, वो लोग अपने गंतव्य स्थानों को आ जाते हैं। अब इन्होंने सोचा है कि जो जहां रह गया उसको वहीं रहने दो, तो मजदूरों ने जो कमाई की थी वो भी वहां खर्च कर ली उन्होंने, और बाद में भीख मांगने पे मजबूर हो गए जो पैसा कमा गए। ठीक है नरेंद्र जी, एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछता हूं, चूंकि आपने लॉकडाउन का जिक्र किया और ये कहा कि टाइम देना चाहिए था, क्या आपको नहीं लगता है कि जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान किया था और संपूर्ण लॉकडाउन का जब फैसला लिया था, तब उन्होंने एक बात कही थी, वो कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो जहां है वहां पे रहें, और राज्य जहां पे हैं, जिस जगह पे हैं, उनकी सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी देख रेख करे, सही से उनको, उनके पास हर वो चीज पहुंच सके। आपको नहीं लगता है कि राज्य सरकार जहां जहां से ये चीजें हुई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं इसमें जोड़ता हूं, क्योंकि मैं मथुरा पे आऊंगा आपसे, वो ये आऊंगा,
नहीं नहीं निभाया, ये फैक्ट है, नहीं निभाया। जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा कैलमिटीज हुई हैं, बिल्कुल। वहां जाकर जब से संक्रामक हुए हैं लोग। उसमें वो कौन सी है वो जगह बॉम्बे में, जिसमें कि वो उसमें मासेस में लोग रहते हैं, वो अरे आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस, अरे स्लम एरिया है बॉम्बे का। भिवंडी। और हैं? नहीं नहीं भिवंडी नहीं, ठीक है, एक है जगह, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ठीक है। अभी नरेंद्र जी, एक चूंकि मैं थोड़ा आपको मथुरा पर शिफ्ट करता हूं, और वो इसलिए क्योंकि आप वहां से प्रत्याशी रहे हैं। कैसा है मथुरा का राजनीति समीकरण? क्या आपको लगता है कि आपकी जो हार की जो सबसे बड़ी वजह रही वो ये रही, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मथुरा जाट बहुमूल क्षेत्र है, क्या वो वजह रही? नहीं देखिए, ऐसा था, क्या पार्टी से गलती हुई है? नहीं पार्टी से तो गलती नहीं, पार्टी तो ठीक सोचा था, ये सोचा था कि जाट पार्टी की वजह से मिलेगा, ठाकुर में हुई तो मेरी कम्युनिटी मुझको वोट देगी, प्लस जाटव और मुसलमान माइनॉरिटी, ये मिलके अगर हमारा 10 लाख वोट करीब होता है, तो ये इसमें अगर 50-60% वोट मिल जाता तो मैं थ्रू था। लेकिन अब वो हुआ क्या कि जाटव और मुसलमान तो मिला, मेरी कम्युनिटी 20% मिली, जाट करीब 30% मिला, 25-30% मिला, तो वो जो था वोट ट्रांसफर बीजेपी में हो गया। अब वो चाहे फुलवाना कांड की वजह से समझ लीजिए, चाहे मोदी फैक्टर समझ लीजिए, चाहे ईवीएम की मेहरबानी समझ लीजिए, वो कई 2-3 फैक्टर होके वो 7 तारीख तक मेरा चुनाव बिल्कुल पीक पे था। लोग अनुमान ये लगा रहे थे 3 लाख से जीत होगी, और वो जस्ट रिवर्स हो गया। 7 के बाद एकदम डिटोरेशन हो गया, अब वो बालकोट हो गया, बाद में फिर वो लोगों को ये लगा कि साहब मोदी बचा सकता है इस देश को तो पाकिस्तान से, तो बस लोग ट्रांसफर हो गए। ये फीलिंग रही उसमें, हिंदू मुस्लिम भी फैक्टर आ गया कुछ उस वक्त, और हारने की वजह ये रही। नहीं तो इससे अच्छा इक्वेशन हो क्या सकता है? हमारे करीब 4.5 लाख जाट है, करीब 390 के करीब ठाकुर है, और करीब 3 लाख के करीब ब्राह्मण है और वैश्य, वो तो हमारे है ही नहीं वोट, तो हम बीजेपी में मान के चले। करीब 2.5 लाख जाटव है, जो मायावती जी का वोट था, तो करीब 1.5 लाख के करीब यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। तो ये सब मिलके तो काफी वोट हो रहा था हमारा, हारने के कोई चांस ही नहीं था। अब या तो आपको लगता है कि जो कास्ट का जो फैक्टर है वो ज्यादा आपको डोमिनेट कर गया, जिसके कारण आप वहां से चुनाव हार गए? जी नहीं तो मैं लड़ाई इसी आधार पर था कि भाई इतना अच्छा इक्वेशन आप समझ नहीं सकते को हो अच्छा, सकता है। मुझे एक बात, चूंकि तमाम इस वक्त आपको पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है नरेंद्र जी, क्या अभी भी वो चीज हावी है? क्या इसको बदलना नहीं चाहिए कि आज भी हम जात को देखकर वोटिंग करेंगे, आज भी हम मजहब को देखकर वोटिंग करेंगे? क्या काम कार्य और जो आम जनता है उनके लिए अगर अच्छा हम सोचते हैं तो क्या वोट देखकर वोटिंग नहीं करना चाहिए? क्या अभी भी हम जात को बढ़ावा देंगे? क्या अभी भी हम, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं उसमें भी क्या हम कास्ट को लेकर चलेंगे? देखिए कास्ट फैक्टर तो रहेगा, अब वो टाइम टू टाइम चेंज। आपको अगर थोड़ा सा एक सेकंड लूंगा मैं, इंदिरा जी जब राजनीति करती थी, 17 साल वो राजनीति करी, तो 29 से 33% पर राजनीति करती थी। उनके संग माइनॉरिटी थी, ब्राह्मण था और शेड्यूल कास्ट था, तो ये 3 कास्ट मिलकर 29 से 33% पर, बाकी जो जिस कम्युनिटी का उम्मीदवार लड़ता था उसको उसकी कम्युनिटी का वोट मिल जाता था, तो वो रूल करती रही। आज वो फैक्टर है, लेकिन अब वो लीडरशिप की क्राइसिस की वजह से वो सारा वोट मोदी के पास चला गया। बैकवर्ड टोटल मोदी के साथ है इस वक्त, क्योंकि वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी से ही है, तो इसलिए इस वक्त एक तो लीडरशिप क्राइसिस है ऑपोजिशन में, जो फैक्ट है वो ये है। लेकिन अब धीरे धीरे से मोदी से मोह कम हो रहा है। एक तो ये जब से नोटबंदी हुई है तब से जो कारोबार थे वो चौपट हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो उनने वादे किए थे 15 लाख देंगे, एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ देंगे, वो किसी को मिला नहीं, तो आज लोगों में रिजेंटमेंट है। और फिर ये कोरोना की महामारी ने और मार दिया भारत की जनता को। युवा जो उनके संग जुड़ा था, अब युवाओं में थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ उतना ज्यादा मोदी को क्रिटिसाइज अब पहले नहीं करते थे, जो अब करने लगे, या गवर्नमेंट को करने लगे। अब वो बात दूसरी है, कभी ये मंदिर का मुद्दा ले आते, कभी पाकिस्तान का आजाद कश्मीर का ले आएंगे, कभी 3 तलाक का ले आएंगे, वो एक हिंदू फीलिंग डेवलप करने की बात कर रहे हैं।
अब जैसे अयोध्या का ये 5 को शुरू कर रहे हैं शगुफा, अब धीरे धीरे आने लग गया है कि साहब मथुरा काशी भी करेंगे। तो इनको तो ये हिंदू मुद्दा जीवंत रखना है, इसको खत्म नहीं होने देना है। तो अब इसलिए ये इश्यूज जो है हिंदू मुस्लिम कास्ट फैक्टर को डेवलप करके देश में अस्थिरता पैदा करने की बात है। हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें इस तरह की फीलिंग ज्यादा नहीं चलेगी। पढ़ा लिखा तबका इसको बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा है, इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो आने वाला टाइम क्या होगा ये तो मैं अभी से कहीं ना कहीं आप नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो आज 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 के समय के जो राजनीतिक जो माहौल है, परिवेश है, कहीं ना कहीं वो रंगों में बांध दिया गया है, मजहबी कर दी गई है। मजहबी है। अब देखिए कोरोना को ही आप देखिए, मरकज मरकज करके इन्होंने दुनिया भर का तूफान मचा दिया। वो निजामुद्दीन के साहब मरकज में ये हो रहा है, मरकज इन मुसलमान फैलाने में। आप ये देखिए मेरे मथुरा में कोरोना से एक्सक्लूसिवली किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है। एक 75 साल का बुढ़ा गया था, वो भी ठीक हो के घर आ गया। एक्चुअली उनमें इम्यूनिटी पावर अच्छी है, नॉन वेज है ये सब लोग। नहीं नरेंद्र जी, एक आपने बड़ा बढ़िया सवाल भी खड़ा किया। क्या आपको नहीं लगता है कि कोरोना का असली जो वजह है और जो सबसे ज्यादा जो जिसकी वजह से कोरोना फैली है वो है मरकज के लोग? क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं? क्या आप इसको इग्नोर करेंगे? मुसलमानों की वजह से कोई नहीं फैला ये बीमारी, बिल्कुल झूठ। नहीं, मैं मुसलमानों की वजह से बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता ये जो मरकज के लोग थे जो वहां पे आए और हर एक जगह फैल गए, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? फैल नहीं गए। आप देखिए, आपको शायद जानकारी होगी, ये हर साल आते हैं वहां। ऐसा नहीं है कि आज इसी साल आए थे, हर साल आते हैं। इनकी बाउंड्री से लगी हुई पुलिस थाना है, थाने वालों को मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। हर साल ये 3-4 हजार आदमी विदेशों से, भारत के हमारे मथुरा से भी बहुत से लोग गए थे वहां। तो क्या आप मानते हैं कि वहां पे दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी चूक थी? क्या केजरीवाल सरकार की चूक हुई थी कि उन्होंने परमिशन दे दिया? दुनिया में आप 144 लगा रहे हो, वहां क्यों नहीं 144 लगाई आपने, जब आपको मालूम थी ये महामारी फैल गई? जो आपने काम बाद में किया, पुलिस अंदर गई, पहले क्यों नहीं गई वहां? पहले क्यों नहीं पकड़ा? आज तक वो शायद क्यों नहीं पकड़ा गया उनका मौलाना? डोभाल ने ही गायब किया उसको, तो डोभाल से बात करने के बाद ही वो गायब हो गया है, आज तक नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया भाई? वो सबसे बड़े से बड़े बदमाश और आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, वो क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कहां गायब है आज तक? पुलिस ने क्यों उसको ढील दे रखी है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने ढील दे रखी है? तो क्या आप ये मानते हैं कि उनको जानबूझ के बचाया जा रहा है? 101%। उनको इनको डर ये था कहीं हिंदू मुस्लिम न राइट हो जाए इसको, अगर हमने अरेस्ट कर लिया तो। या हो सकता है सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के इन पर प्रेशर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए न आज तक नहीं उसको पकड़ा, और उसकी वजह से कोई, अरे भाई बड़ी बात कह रहे हैं नरेंद्र जी, आप बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये बड़ा आरोप है कि जानबूझ के। जी भाई क्यों हुआ गिरफ्तार वो आज तक? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं ना आपसे, क्या वजह है जो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आज तक सैयद को पकड़ा नहीं है? क्यों नहीं पकड़ा भाई? कहां गायब हो? पाताल में चला गया कि आसमान में उड़ गया? अगर हिंदुस्तान में तो खोज के निकालो उसको। बिल्कुल। तो वो शाम अगर आपको लगता है कि ये मौलाना जिम्मेदार था तो उनको पकड़ना चाहिए था, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए था। लेकिन अभी तक मौलाना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसने मुसलमानों से कहा, ये भाषण दिया है कि तुम मस्जिद में मरोगे तो तुम्हें वो मिलेगी, क्या नाम है, क्या इनके यहाँ क्या होता है, एक तो दोजख होती है और एक वो होता है, अरे मुसलमानों में 2 होते हैं ना, जन्नत मिलेगी। उसने ये कहा कि तुम अगर यहाँ अगर कोरोना से मरोगे मस्जिद में तो तुमको जन्नत मिलेगी, और बाहर मरोगे तो दोजख मिलेगी। क्या मतलब है भाई उसका ये भाषण देने का? क्यों दिया उसने ये भाषण? आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करी? वो तो प्रोवोक कर रहा था मुसलमानों को कि तुम यहीं रहो और यहीं रहो, अपने आराम से पड़े रहो, तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की है, वो कुछ भी कहे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन गवर्नमेंट को उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, रेस्ट्रेन करना चाहिए था, उसी वक्त रोकना चाहिए था। क्यों नहीं रोका गया उसको? क्यों? बगल में थाना था, उन लोगों ने रिपोर्ट करी है। मुसलमानों की एक वीडियो भी आया था, आपने भी शायद देखा हो, वो डिस्कस कर रहा है मुसलमानों से, कह रहा है कि मैंने एसडीएम से कह दिया, एसडीएम सुन नहीं रहा। दरोगा कह रहा है मैंने एसडीएम से कहा, एसडीएम सुन नहीं रहा। तो ये तो स्लैकनेस है गवर्नमेंट की। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट को उस पर डाल देती है, केजरीवाल पे,
केजरीवाल कहता है पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल का काम है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये तो बॉल शटल कॉक इधर से उधर जा रही है। ठीक है नरेंद्र जी, जी। एक और जो अहम सवाल है, मुझे लगता है कि जो 2022 का जो विधानसभा इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें आरएलडी यानी आपकी जो पार्टी है उसका क्या रोल रहने वाला है, और क्या आरएलडी अकेले चुनाव मैदान पे उतरेगी या किसी पार्टी के साथ? नहीं, अभी तो हमारा समाजवादी से टाई अप है साहब। अखिलेश यादव की समाजवादी जो पार्टी है उससे हमारा टाई अप है अभी। और 2022 में भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब छोटी पार्टियां और कितनी अलायंस करती है ये अभी भविष्य में हमारी हाईकमान तय करेगा, अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी। लेकिन अभी तक जो हमारे पे मैसेज है वो यही है कि समाजवादी से हमारा टाई अप रहेगा 2022 में, और 2022 में विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो क्या लगता है कि इस बार 2022 का जो इलेक्शन होगा उसमें क्या वापसी करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में? हमारी जाट डोमिनेटिंग या लोकदल तो देखिए किसानों की पार्टी है, किसी जात की नहीं है। चरण सिंह जी एक किसानों के नेता थे। He was rated one of the best economists also। किसानों के ही नेता नहीं थे, वो इकोनॉमिस्ट में थे। तो उनसे कोई किसानों की जुड़ी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में विचारों में परिवर्तन आया, नई जनरेशन, मोबाइल वाली जनरेशन आ गई है, तो उनका हो सकता है मोह थोड़ा भंग हुआ हो। लेकिन किसान आज भी परेशान है। 13,000 करोड़ रुपया मेरठ, मुजफ्फरनगर और कैराना आसपास की जो मिले हैं शुगर मिल्स, वहां का बकाया पड़ा हुआ गवर्नमेंट उनको गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। यहाँ मंडियों में अनाज पड़ा रहता है, जो आपकी एमसी ये खरीद जो है सरकारी खरीद 1910 रुपए थी, वो सरकार में नहीं खरीदी गई। मजबूरी में किसान को आड़तिया से बेच के जाना पड़ा, और वही आड़तिया उसकी फसल को बाद में उन सरकारी खरीद केंद्रों पे एमएसपी पे बेच रहे। तो फायदा किसको हुआ, आड़तिया को हुआ या किसान को हुआ? तो इनकी जो गलत पॉलिसियां हैं, किसान उससे परेशान है। और अब मैं समझता हूं एज एन होल एंड ब्लॉक किसान अब लोकदल की तरफ देख रहा है, समाजवादी की तरफ देख रहा है। एक और इसमें मैं जोड़ता हूं नरेंद्र जी, क्या 2022 में नरेंद्र सिंह का क्या रोल रहने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव? नरेंद्र सिंह तो अभी भी सेवा कर रहा है, और जब तक मैंने तो प्रण भी ले रखा है, जब तक जीऊंगा ब्रजवासियों की सेवा करता रहूंगा। और अब ये टिकट विकेट तो हाईकमान के हाथ में है, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी भी जो मेरे वृंदावन को लेकर एक और सवाल जो मेरे मन में है और तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं, वृंदावन, क्या लगता है कि वृंदावन को जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बंदरों की है। वहां बंदर इतने ज्यादा है, वहां पर शरारती हैं। मैं शरारती कहूंगा क्योंकि हनुमान का स्वरूप भी मानते हैं उनको, कि मोबाइल ले जैसे आप आएंगे कल को यहाँ दर्शन करने बांके बिहारी के या निधि वन के या और मंदिरों के, प्रेम मंदिर के या वगैरह वगैरह, तो बंदर वहां बैठे रहते हैं, आपका मोबाइल ले जाएंगे, चश्मा ले जाएंगे, गॉगल्स ले जाएंगे, पर्स ले जाते हैं लेडीज के। तो एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है बंदरों की है, काट भी लेते हैं लोगों को, रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हेमा जी ने उठाया भी था, पार्लियामेंट में भी उठाया, यहाँ भी डीएम से एक आध बार बात करी, इसके लिए एक अलग सेंचुरी बनाई जाए जिसमें इनको रखा जाए, या इनको इंजेक्शन दिया जाए ऐसा कि इनका प्रोडक्शन आगे बंद हो जाए। ऐसा कुछ योजना तो थी, लेकिन वो सब बातें ही बातें रह गई, कुछ हुआ नहीं। और वृंदावन तो देखिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। भगवान कृष्ण ने स्वयं वृंदावन की परिक्रमा दी है राधा जी के साथ। एक छोटा सा नरेंद्र जी, एक और जो आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोग आपको जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो आपके दुख सुख में काम आ सके, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा मिले, आपसे आगे खड़ा मिले। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो चुनने के बाद अपने घरों में बैठ जाएं एसीओ में और आपको बाय बाय टाटा दूर से ही करते रहे। तो मेरी यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को थोड़ा सा